बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम व्यवसाय अध्ययन के अंदर अध्याय 2 के अंदर हमने अध्याय 2 को प्रारंभ किया था और प्रारंभ में अध्याय 2 के स्वरूप के बारे में बात की थी। स्वरूप के बारे में जब हमने बात की थी विद्यार्थियों, तब उसके अंदर कुछ व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों के बारे में बात की थी। उसमें हमने एकल व्यापार के बारे में बात की थी। एकल स्वामित्व के द्वारा जो व्यापार होता है, सोल ट्रेड होता है, उसके बारे में प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर होता है, एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। एकल स्वामित्व के बाद हमने साझेदारी के बारे में भी बात की थी, हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में बात की थी और सहकारी संगठन और कंपनी के बारे में, संयुक्त कंपनी के बारे में बात की थी। फिर मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था कि हम व्यवसाय संगठन स्वरूप को एक एक खंडों में विभाजित कर अलग अलग खंडों में विभाजित कर एक एक संगठन को पढ़ाऊंगा। तो उस संगठन की शुरुआत हम करते हैं एकल स्वामित्व से। एकल स्वामित्व के भी दो पार्ट आपके सामने आएंगे। एक तो एकल स्वामित्व को हमें जानना, एकल स्वामित्व के गुण और एकल स्वामित्व की सीमा यानी कि बुराइयां, उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज एकल स्वामित्व के लक्षण, एकल स्वामित्व कैसे पनपता है, एकल स्वामित्व का कैसे निर्माण होता है, कैसे समापन होता है, कैसे वो अस्तित्व में आता है, उसके अंदर क्या दायित्व होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके गुण और इसकी बुराइयां यानी कि सीमाओं को बुराइयां कहते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसी प्रकार हम संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में बात करेंगे। पहले उसके लक्षण, फिर गुण और बुराइयों को समझेंगे। ऐसे ऐसे हम संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार को, फिर साझेदारी को, फिर सहकारी संगठन को और कंपनी को समझेंगे और फिर हमारा यह अध्याय पूरा हो जाएगा। मैं खंडों में इसलिए विद्यार्थियों आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप नोट्स भी अपने बना सके और आपको कोई समस्या भी नहीं हो और धीरे धीरे हर एक बिंदु को समझेंगे, क्योंकि आपके लिए नया विषय है और नए विषय को जब हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर से चला जाता है, इसलिए हम एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, एकल स्वामित्व के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एकल स्वामित्व व्यावसायिक संचालन एक व्यक्ति के द्वारा होता है। एक व्यक्ति जब व्यवसाय करता है और उसके तमाम प्रकार के जो भी दायित्व उसके होते हैं, तमाम प्रकार की लाभ और हानि वो खुद वहन करता है, वो एकल स्वामित्व होता है। एकल व्यापार जो करता है, एकल व्यापार सोल ट्रेड करता है। आज मैं एकल शब्द से आपको परिचित करवाऊंगा और प्रोप्राइटर शब्द से परिचित करवाऊंगा। फिर इसके लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे कि वास्तव में इसके लक्षण क्या होते हैं। तो एकल स्वामित्व को हमने प्रमुख रूप से गत वीडियो के अंदर समझ लिया था, इसके ऊपर से जो इसकी परिभाषा है उसे समझ लिया था। आज इसकी विशेषताओं को, इसके लक्षणों को हम समझेंगे। तो एकल स्वामित्व यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय जिसमें तमाम प्रकार की लाभ, तमाम प्रकार की हानियां वो स्वयं वहन करता है। जिसके अंदर अगर अपन एकल शब्द का अर्थ समझे तो ये एकमात्र शब्द होगा। एकल का मतलब एकमात्र, एक व्यवसाय को चलाने वाला जो एकमात्र इंसान या मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, वो व्यवसाय करता है, वो एकमात्र व्यवसाय एकल शब्द से अर्थ है। एक प्रोप्राइटर यानी कि सोल प्रोप्राइटर यानी सोल ट्रेड, जो एकल व्यापार किया जाता है, सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का अर्थ यहाँ होता है स्वामी। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो वो व्यवसाय चलाता है, उस व्यवसाय का प्रोप्राइटर उसका स्वामी यानी एकल स्वामी, जो एक व्यवसाय को चलाना प्रारंभ करता है, जो व्यवसाय को चलाता है, वो अपने अनुसार चलाता है, उसका खुद का स्वामित्व होता है। तो यहाँ गौर करें, एकल शब्द से तात्पर्य यहाँ एकमात्र शब्द से है और प्रोप्राइटर का अर्थ होता है स्वामी से होता है। गौर करें, क्या किससे होता है? अर्थात वो एकल व्यवसाय का स्वामी होता है, स्वामी से होता है और वही उस व्यवसाय का स्वामी होता है। व्यवसाय का ये स्वरूप प्रचलन में कहाँ रहता है? ये इस व्यवसाय का स्वरूप, जो ये व्यवसाय का स्वरूप है, एकल व्यवसाय का स्वरूप किस जगह ज्यादा ये प्रचलन में रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा व्यवसाय एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा ये प्रचलन में कहाँ रहता है? जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है। ये प्रचलन में ज्यादा वहां रहता है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं, एक व्यक्ति की सेवाओं को प्रदान किया जाता है, उस व्यक्ति की संतुष्टि को पूरी की जाती है। वो व्यक्ति यानी कि वो उपभोक्ता, उसकी सेवाएं पूरी होती है, वो किस जगह जाता है और उसकी सेवाएं पूरी होती है और वहां वो एकल व्यापार होता है। जैसे अगर हम बात करें ब्यूटी पार्लर, एक ब्यूटी पार्लर जहां चलता है, वो एक उसका स्वामी एक खुद स्वयं खुद होता है। उसमें तमाम प्रकार के अगर लाभ होगी या हानि होगी तो वो खुद वहन करेगा, यानी कि ब्यूटी पार्लर इसका एक अच्छा उदाहरण है। और एक नाई की दुकान, अगर एक नाई की दुकान चल रही है तो वो खुद उसका स्वामी होता है, वो खुद। ये प्रचलन ज्यादा कहाँ रहता है एकल व्यापार का? एक नाई की दुकान हम मान सकते हैं, ब्यूटी पार्लर हम मान सकते हैं और छोटे पैमाने के जो व्यापार होते हैं, जैसे एक किराने की दुकान हम कह सकते हैं, कॉस्मेटिक की या फैशन की कोई एक दुकान है वो हम कह सकते हैं, या फिर हम
छोटे स्तर पर जो कपड़ों की दुकान है वो हम कह सकते हैं, किराने की दुकान कह सकते हैं, एक सब्जी वाले की दुकान हम कह सकते हैं, जो छोटे स्तर पर हो, वो तमाम प्रकार की जो है इसमें ज्यादा एकल स्वामित्व, एकल व्यापार का प्रचलन ज्यादा रहता है। यही एकल स्वामित्व की कुछ भूमिका को मैंने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। इसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, इसके अंदर क्या विशेषताएं होती है। विद्यार्थियों, लक्षण और गुणों के अंदर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में फर्क रहता है। इसके बाद हम गुणों को समझेंगे और इसकी कुछ सीमा बुराइयों को समझेंगे। लक्षण, अब लक्षण के अंदर हम 4-5 बिंदु है, इसको समझेंगे। अब लक्षण के अंदर जो पहला बिंदु है, इसका निर्माण कैसे होता है एकल व्यापार का, और समापन कैसे होता है, ये प्रारंभ कैसे होता है। तो विद्यार्थियों, जब एकल स्वामित्व या एकल व्यापार किया जाता है तो ये प्रारंभ जब होता है, इसमें इतनी कानूनी वैधानिक औपचारिकताएं नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई ज्यादा नहीं होती है, मगर बशर्ते कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात कहूं, हम एकल स्वामित्व वाली एक व्यवसाय खोलते हैं, हम दिवाली के अवसर पर जब हम फटाकों की दुकान खोलते हैं, जब हम खुद स्वयं उस व्यवसाय को चलाते हैं, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जब हमारी लॉटरी खुलती है और व्यवसाय को हम प्रारंभ करते हैं, तो हमें कुछ कानूनी औपचारिकताओं से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ये लाइसेंस के अनुसार ही कार्य होता है। तो कुछ ऐसी जो दुकानें हैं, कुछ ऐसे जो छोटे व्यापार है, उसके अंदर लाइसेंस आवश्यक रूप से अनिवार्य होता है, वहां लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी एकल व्यापार में लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इतनी वैधानिक औपचारिक नहीं होती है, ये प्रारंभ स्वतः ही हो जाता है बिना कोई कानूनी औपचारिकता पूरी की हुई। तो गौर करें विद्यार्थियों, प्रारंभ कैसे होता है, वैधानिक औपचारिकता इतनी नहीं होती है, कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां लाइसेंस की आपको आवश्यकता रहेगी। इसका नियमन, नियमन का मतलब है रूल्स और रेगुलेशन। रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो अलग से कोई कानून नहीं होता है। इनके नियमन के लिए कोई भी अलग से कानून नहीं होता है, कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है, ये अपने आप ही स्वतः प्रारंभ हो सकता है। आप कोई किराने की दुकान लगाना चाहते हो तो एक ऐसी दुकान को खोजो और उस दुकान के अंदर माल भरकर आप किराने का व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। आपको एक नियमन और अलग से कोई कानून की व्यवस्था नहीं होगी यहाँ। इसका समापन सरलता से हो सकता है। जब भी एक व्यापारी चाहता है कि मुझे व्यवसाय चलाना है और मुझे व्यवसाय नहीं चलाना है, तो वो उस दुकान को बंद कर उस दुकान को बेचकर आराम से व्यवसाय बंद कर सकता है। उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सरलता से इसका समापन किया जा सकता है। अतः स्थापना और समापन दोनों ही सरल है, क्योंकि लगाना भी सरल है। अगर आपके पास पूंजी है और आप व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो बस शर्त आप आराम से व्यवसाय खोल सकते हैं, क्योंकि कानूनी औपचारिकता इतनी होती नहीं है, और आप जिस दिन बंद करना चाहते हैं उस दिन बंद कर सकते हैं। इस पे आप पे कोई किसी का रोक टोक नहीं रहेगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसका समापन और इसकी स्थापना बिल्कुल सरल है। तो गौर करें विद्यार्थी, एक बार मैं वापिस पुनः आपको समझ देता हूँ। प्रारंभ इसका वैधानिक औपचारिकता नहीं होती है और एक प्रारंभ आराम से हो सकता है। कुछ मामलों में आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा। नियमन, अलग से कोई भी ऐसा नियम नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके अनुसार आप इसका औपचारिकताओं को पूरे करें। समापन बिल्कुल सरलता से हो सकता है और अतः स्थापना भी सरलता से हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला लक्षण है निर्माण और समापन, यही बात करता है। अब दूसरी बात इसके दायित्व। जो दूसरा लक्षण है इसका दायित्व। एक जब एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति जब एकल व्यापार करता है, जब वो एक प्रोप्राइटर एकल व्यापार करता है, तो उसके दायित्व, जब वो दुकान को चलाता है तो उसके दायित्व तो असीमित रहेंगे, सीमित तो रहेंगे नहीं। अब यहाँ कहीं कंफ्यूजन आती है कि एकल छोटा सा व्यापार है तो उसके दायित्व सीमित होने चाहिए, मगर व्यापार छोटा है, मगर उस व्यापार को चलाने वाले इंसान के तो दायित्व ज्यादा है ना। उसे अपने घर का भी संचालन करना होगा, किसी के सामाजिक संस्कृतियों में भी जाना होगा, वहां भी पूर्ति करनी होगी, व्यवसाय को भी चलाना होगा। ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी व्यवसाय, उसके सब तमाम प्रकार के वो दायित्व उसके असीमित रहते हैं। जैसे घर में कोई काम पड़ गया मगर व्यवसाय को तो चलाना है, तो उसे वो भी काम निपटाना होगा और वहां भी निपटाना होगा। तो तमाम प्रकार की ऐसी आवश्यकताओं को पूरा कर उसे व्यवसाय को चलाना होगा। जब वो व्यवसाय के इतने आवश्यकताओं को पूरी करके जब व्यवसाय चलाता है तो उसके दायित्व ऑटोमेटिक असीमित हो जाते हैं, अनलिमिटेड उसके पास दायित्व होते हैं। उसे व्यवसाय के प्रकरण से चलाना ही होगा, उसके दायित्व असीमित हो जाते हैं। तो गौर करें, एक व्यवसाय जो एकल स्वामित्व वाले व्यक्ति के, व्यवसाय को चलाने वाले एकल स्वामित्व वाले व्यक्ति के दायित्व कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। अगर संपत्ति सभी ऋणों के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके व्यवसाय के अंदर, उसकी दुकान के अंदर जो संपत्ति है वो सभी ऋण यानी लोन होते हैं, जो वो लोन लेता है, किसी से भी पैसे भी उधार ले सकता है, बैंक से भी लोन ले सकता है। विभिन्न प्रकार के ऐसे लेनदार होते हैं जो उनसे पैसे मांगते हैं, वहां से वो लोन ले सकता है। लोन इसे क्या कहते हैं, लोन, इसको यहाँ ऋण कहते हैं। ऋणों के लिए पर्याप्त अगर संपत्ति नहीं है तो वो स्वामी इन ऋणों के लिए, भुगतान के लिए वो खुद उत्तरदायी होगा। अगर वो व्यवसाय चलाता है, उस व्यवसाय के अंदर इतनी संपत्ति नहीं है कि वो लोन को चुका सके जो उसने व्यवसाय के लिए लिए हैं,
तो उस स्वामी की जो खुद की संपत्ति है उसका वो उस संपत्ति खुद की संपत्ति से वो विभिन्न प्रकार के लोन को चुकाएगा, वो उसका खुद का उत्तरदायी होगा। उस पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उस स्वामी पर होगी, क्योंकि वो असीमित दायित्व है, वो एकल व्यापार को चलाता है, वो खुद उसका स्वामी है, तो उसके तमाम प्रकार के वो लोन को चुकाने के लिए उसकी स्वयं की संपत्ति जो निजी संपत्ति है उससे लोन को चुकाना होगा। तो गौर करें विद्यार्थियों, निजी वस्तु से वो लोन को चुकाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कार है, अन्य कोई भी संपत्तियां हैं, बेचकर वो तमाम प्रकार के वो लोन को चुकाकर कार्य करेगा। अब विद्यार्थियों गौर करें, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझे कि एक व्यवसाय है, उसके बाहर लोड है, एक्सटर्नल जो बाहर के लोग जो उससे पैसे मांगते हैं, 80,000 रुपए मांग रहे हैं। कितने रुपए मांग रहे हैं? 80,000 रुपए मांग रहे हैं। और उस व्यवसाय के अंदर उसके पास 60,000 की संपत्ति पड़ी है। कितनी पड़ी है? 60,000 की संपत्ति पड़ी है, मगर 20,000 रुपए नहीं है, 20,000 रुपए और चुकाने पड़ेंगे। तो उस एकल स्वामित्व वाले व्यवसायी को क्या करना पड़ेगा? 20,000 निजी संपत्ति से चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस संपत्ति का अकेला मालिक है। 20,000 निजी संपत्ति से चुकाने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। उसके बाहर लोन कितने हैं? बाहर के लोग उससे मांगने वाले हैं 80,000 रुपए, और उसके व्यवसाय के अंदर संपत्ति कितनी पड़ी है? 60,000 पड़ी है। अब 60,000 संपत्ति है तो 20,000 तो भी कम पड़ रहे, तो 20,000 वो अपनी निजी संपत्ति से चुकाकर पूरे लोन को भरेगा। तो ये इसके दायित्व रहते हैं, असीमित दायित्व रहते हैं। और दायित्व असीमित रहने का यह तात्पर्य है कि अगर संपत्ति ऋणों के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे स्वयं अपनी स्वामित्व वाली संपत्ति ऋणों के भुगतान के लिए वो खुद उत्तरदायी रहेगा। अपनी स्वयं की संपत्ति से ऋणों का भुगतान करना पड़ेगा। उसको मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया विद्यार्थी। तीसरा बिंदु है लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। अब लाभ प्राप्त करता कौन रहेगा एकल स्वामित्व वाले व्यापार के अंदर, और जोखिम प्राप्त करता कौन रहेगा? तो सीधी सी बात है, एकल स्वामित्व को चलाने के लिए लाभ का प्राप्त करता भी वो स्वयं रहेगा, और हानि अगर व्यवसाय के अंदर होगी तो भी वो स्वयं वहन करेगा। और कुछ परिस्थितियों में अगर लाभ हो या फिर व्यवसाय अच्छा चले, सफल चले, तो लाभ का भी वहन करता वो स्वयं रहेगा। तो गौर करें, स्वयं को जोखिम उठाने पड़ेंगे, और व्यवसाय अगर सफल तो लाभ भी स्वयं को ही मिलते हैं। जोखिम किसे उठाने पड़ेंगे? स्वयं को उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय है, वो खुद ही उसका मालिक है। अगर व्यवसाय सफल चल जाता है तो लाभ भी वो वहन करेगा। अगर व्यवसाय सफल ना चलकर हानि हो जाती है तो हानि भी उसे वहन करनी पड़ेगी। अब हमारा ये 3 बिंदु हो गए। एकल स्वामित्व को हमने समझा, लक्षणों के अंदर हमने निर्माण को समझा, इसका निर्माण कैसे होता है, ये समापन कैसे होता है, दायित्व उसके क्या रहते हैं, असीमित दायित्व रहते हैं, और लाभ प्राप्त करता और हानि वहन करता इसमें कौन होता है। अब हम इसको समझेंगे, इसके नियंत्रण, इसका नियंत्रण कैसे होता है, और स्वतंत्र अस्तित्व इसका खुद का नहीं है, और व्यवसायिक निरंतरता का इसमें अभाव रहता है। इसके इन 3 लक्षणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ विद्यार्थी गौर करें, नियंत्रण। अब इस व्यवसाय को चलाने के लिए एकल स्वामित्व व्यक्ति जो व्यवसाय करता है तो उसमें नियंत्रण किसका रहता है? तो विद्यार्थियों, इस व्यवसाय के संचालन में और व्यवसाय का निर्णय का अधिकार, अब नियंत्रण किसका रहेगा? जो व्यवसाय के संचालन, अगर वो एक व्यवसाय एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति एक व्यवसाय को चला रहा है तो उस व्यवसाय का संचालन कौन करेगा? वो स्वयं करेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय को चला रहा है। और निर्णय भी कौन लेगा? वो स्वयं लेगा। तो निर्णय लेने का अधिकार और व्यवसाय के संचालन का अधिकार उस स्वामी के पास ही रहता है। गौर करें विद्यार्थी, नियंत्रण, संचालन और निर्णय का अधिकार उस स्वामी के पास ही रहता है, एकल स्वामी के पास ही रहता है। बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता रहता है। बिना किसी हस्तक्षेप, यानी कि हस्तक्षेप का मतलब है कि कोई दूसरा बीच में आके अपने कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा, उसको किसी से भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वामी वो खुद है। तो व्यवसाय का संचालन वो स्वयं करेगा, व्यवसाय के अंदर तमाम प्रकार के निर्णय वो स्वयं लेगा, बिना किसी के हस्तक्षेप के वो व्यवसाय को क्रियान्वित करता रहेगा और व्यवसाय को चलाता रहेगा, अपनी योजनाओं को बनाता रहेगा। किस प्रकार वो योजना बनाकर अपने व्यवसाय को चलाता रहेगा, वो उसकी खुद की समस्या है, वो खुद डिसीजन लेगा, वो खुद निर्णय लेगा। अधिकार तमाम प्रकार के उसके पास रहेंगे और नियंत्रण भी प्रक्रिया उसके पास रहेगी। दूसरे का से यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। ये था नियंत्रण का बिंदु। अब है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। विद्यार्थी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं यानी कि एक जो व्यक्ति एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति एकल व्यापार चलाता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व कैसे रहेगा, इस बिंदु को आप समझने का प्रयास करें। स्वतंत्र अस्तित्व कैसे नहीं? अब आप सोचोगे यार वो व्यवसाय खुद चला रहा है, उसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व रहना चाहिए, वो खुद का व्यवसाय वो कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी चालू कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार नहीं है, ऐसे समझने का प्रयास करें।
एकल व्यापारी है, उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं होता है। एकल व्यापारी जो व्यवसाय करता है उसका कोई उसमें अंतर नहीं होता है। इसे व्यवसाय का इसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व भी नहीं होता है, क्योंकि उसका अस्तित्व उस व्यवसाय से जुड़ा होता है, उसका अंतर कोई होता नहीं है। जो व्यवसाय करता है वो उसका खुद का स्वयं का व्यवसाय होता है, तो उससे अंतर भी नहीं होता है, तो उसका अस्तित्व भी उससे अलग नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, तो वो स्वतंत्र कैसे होगा? गौर करें विद्यार्थी, इस चीज को समझे। एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई भी अंतर नहीं होता। जो एकल व्यापारी व्यापार करता है उसके व्यवसाय में उसका कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो उसका स्वयं का व्यवसाय है और उस स्वयं को ही पूरे दायित्व निभाने हैं। इसमें व्यवसाय का इसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व भी नहीं होता। जो भी व्यवसाय है उसका उस स्वामी से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये वो व्यवसाय चला रहा है तो उसका अस्तित्व भी वो व्यवसाय के प्रति ही होगा। वो पूरा उसका अस्तित्व उस व्यवसाय पर टिका होगा, तो स्वतंत्र कहां से होगा? बिल्कुल उसे उस पर ही निर्भर रहकर कार्य करने का पूरा व्यवसाय उस पर टिका हुआ है। वो स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकता। अगर कहीं जाता है तो उसे नुकसान होगा। तो पूरा अस्तित्व व्यवसाय का किस पर टिका है? उस स्वामी पर टिका है। तो स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं है, वो बिल्कुल उस पर है, उस पर ही निर्भर है। गौर करें, स्वामी से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिल्कुल उसका उस व्यवसाय से ही जुड़ा होता है। व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो उसे उस व्यवसाय के अस्तित्व से जुड़ा रहना पड़ेगा। व्यवसाय लगातार उसे करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यवसाय और उसके में कोई अंतर नहीं रहता है। क्योंकि एक दिन भी अगर वो दुकान बंद करता है, स्वतंत्र रहकर चलता है, तो वो दुकान बंद हो जाएगी, उसका व्यवसाय के अंदर हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। छठा बिंदु है, जो अपना अंतिम बिंदु है, जो लक्षणों की बात करते हैं, तो व्यवसाय निरंतरता का अभाव रहता है। विद्यार्थी गौर करें, क्या लिखा हुआ? व्यवसायिक निरंतरता। कोई भी हम व्यवसाय करते हैं उसमें निरंतरता होनी जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, व्यवसाय की अवधारणा के अंदर व्यवसाय एक ऐसी प्रक्रिया, व्यवसाय का उद्देश्य है कि व्यवसाय हमेशा निरंतर चलना चाहिए। अगर व्यवसाय निरंतर नहीं चलता है तो वहां हानियों की संभावना बढ़ जाती है, जोखिम की संभावना बढ़ सकती है, और निश्चित जोखिम उभर कर सामने आ सकते हैं। मगर एकल स्वामित्व एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें व्यवसाय निरंतर नहीं चल सकता। इसका कारण ये है कि एकल स्वामित्व जो व्यवसाय करता है वो पागल भी हो सकता है, वो दिवालिया भी हो सकता है, वो जेल भी जा सकता है। अगर वो पागल होता है या फिर दिवालिया होता है या फिर वो जेल जाता है तो व्यवसाय कौन चला सकता है? व्यवसाय में निरंतरता नहीं आएगी। व्यवसाय में निरंतरता नहीं आएगी तो जोखिम की संभावना बढ़ेगी, हानि होगी और व्यवसाय वो बंद हो जाएगा। यही मैं समझाना चाहता हूं कि व्यवसाय में निरंतरता का अभाव कैसे रहता है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंदर। क्योंकि जब वो व्यवसायी अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी का कार्य करे तो उसे जेल जा सकता है, या फिर वो व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हो और दिवालिया हो जाए, लोगों के बाहर उसके ऊपर ज्यादा हो जाए तो भी वो जेल जा सकता है। वो पागल हो जाए, उसे ऐसी कोई परिस्थितियों के अंदर आ जाए कि वो व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हो, तो वो व्यवसाय नहीं कर सकता, और व्यवसाय नहीं कर सकता निरंतरता टूट जाएगी और वहां हानियां होगी और व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो गौर करें विद्यार्थियों, इसे समझने का प्रयास करें। व्यवसायिक निरंतरता का अभाव स्वामी का ही अस्तित्व, व्यवसाय निरंतरता का अभाव स्वामी का ही अस्तित्व है, इसमें स्वामी का खुद का ही अस्तित्व है। इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु होना, क्योंकि व्यवसाय में उसका खुद का ही अस्तित्व रहता है, वो एक ही व्यवसाय उसका मालिक होता है, तो स्वामी का ही अस्तित्व है। इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु अगर हो जाती है, या पागल होना, या जेल में बंद होना, या बीमारी होना, अथवा दिवालिया हो जाना, इससे सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा, सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा और हानिकारक स्थिति बनेगी पड़ेगा, और हो सकता है कि व्यापार भी बंद हो जाए। हो सकता क्या होगा? बिल्कुल, जब ऐसा इंसान दिवालिया हो जाएगा या फिर वो बीमार हो जाएगा और व्यवसाय को निरंतर नहीं चला पाएगा और उसे हानि अगर होगी तो व्यवसाय को बंद होना पड़ेगा और हानिकारक स्थिति बनेगी, सीधा असर व्यवसाय पर पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने व्यवसायिक स्वरूपों के संगठन में एकल स्वामित्व के व्यापार को समझने का प्रयास किया। एकल स्वामित्व व्यापार के अंदर हमने एकल शब्द को समझा, प्रोप्राइटर शब्द को समझा, फिर उसके लक्षणों को हमने समझा। उसके लक्षणों के अंदर हमने विद्यार्थियों निर्माण, उसका समापन कैसे होता है, उसके दायित्वों को समझा, कौन लाभ वहन करता है, कौन हानि को वहन करता है, नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण कैसे होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व कैसे नहीं, उसको हमने समझा, और व्यावसायिक निरंतरता का अभाव रहता है, इसको हमने समझा। अगले वीडियो के अंदर हम इसके गुणों को समझेंगे और इसकी बुराइयों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।